हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 19 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए आए हो, पहली बार देख रहे हो वीडियो, तो वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं। कल का क्विकली रिविजन करेंगे पहले, उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा विंबलडन ओपन के पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। इनका ये करियर का इनका खुद का दूसरा ग्रैंड स्लैम था। गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दोस्तों अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने जीता ट्रांसमिशन कैटेगरी में। मनोज आहूजा ने एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए भारत नाम से कैंपेन शुरू किया है। और भारत और मंगोलिया के बीच में अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 आयोजित हुआ है। इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ ए साइंटिस्ट, इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा ने। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस, ये सेशल्स में आयोजित हुआ। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था। इसमें भारत, इटली, अमेरिका समेत कई देश शामिल रहे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का अनाउंसमेंट हो चुका है। इसका 7वां संस्करण दिल्ली में आयोजित होगा, प्रगति मैदान में। अक्टूबर महीने में यह आयोजित होगा। आसियान के टीएसी पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश बन गया है सऊदी अरेबिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंबलडन ओपन के ग्रैंड स्लैम की महिला एकल का खिताब जीत लिया है मार्केटा वोंद्रोसोवा ने। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। और अभी छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार मनाया गया। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। अब हम लोग बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एक बड़ा वाला थैंक यू। आप लोगों ने जो विश्वास जताया हुआ है, कल बहुत सारे लोगों ने इसमें एडमिशन लिया सीए सफलता बैच में, और ये जान करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सबसे ज़्यादा लोग इसमें और उसके बाद खाकी बैच में सब लोग एडमिशन लिए हो। जो आप लोग हम पर भरोसा जताए हो, ये भरोसा करके बैच लिए हो, यकीन मानो सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने का मैं पूरा का पूरा प्रयास हमेशा करता रहूँगा आपको। और जितने भी लोग बैच जो ज्वाइन किए हुए हैं, जो अभी तक गए हैं, उसमें क्लासेस वगैरह देखे हैं, आज मैं चाहता हूँ कमेंट करके भी बताओ कि किस प्रकार की क्वालिटी की वीडियो उसमें आ रही है। ठीक है, किस प्रकार की क्लासेस उसमें हो रही हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व शतरंज दिवस या कहें वर्ल्ड चेस डे, ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को। फिलहाल वर्ल्ड चेस डे या इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। एक्चुअली में 20 जुलाई के ही दिन 1924 में ना फाइड की स्थापना हुई थी। फाइड यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ। इसको मत देखिएगा कि फाइड का फुल फॉर्म ये नहीं लग रहा है। एक्चुअली में चाहे वो फाइड हो चाहे वो फीफा हो, ये सभी फ्रेंच लैंग्वेज में अपना फुल फॉर्म रखते हैं। इस वजह से इनका कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे फीफा का फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है, ऐसे ही इनका भी होता है। तो फाइड की स्थापना हुई थी 1924 में पेरिस में, पेरिस यानी फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी 20 जुलाई को। इसी वजह से 20 जुलाई को यह दिवस मनाते हैं। 12 दिसंबर 2019 को यूएनजीए के द्वारा अनाउंस किया गया कि अब से मनाया जाएगा 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखो, उस दिन में मैंने आपको बताया था कि यूएनजीए की जो बैठक होती है वो अमूमन दिसंबर महीने में या फिर नवंबर लास्ट में होती है। तो यूएनजीए में अनाउंस किया जाता है कि ये दिवस ये फला फला तारीख को मनाया जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो अनाउंस तो तब किया जाता है, लेकिन ये मनाया पहला दिवस तो अगली साल जाएगा ना। देखो ये 2019 में 12 दिसंबर को अनाउंस हुआ, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पहली बार कब मनाया गया, पहली बार कब मनाया गया, तो आप बताएंगे 2020 में पहली बार मनाया गया, है ना। तो अगर मैं मान लो कभी बोलना भूल भी जाऊं कि यूएनजीए के द्वारा 2019 में इसकी शुरुआत हुई, तो आप अपने आप समझ लीजिएगा कि शुरुआत यहां से हुई है, घोषणा तब हुई है, और पहली बार ये अगली साल मनाया गया होगा। ठीक है, अगर वो डेट जो है वो दिसंबर महीने या नवंबर महीने में ना पढ़ करके उससे पहले के महीनों में पढ़ रही होगी तो ठीक है भाई। जैसे 12 दिसंबर हुआ, अब मान लो कोई दिवस है वो 31 दिसंबर को मनाया जाना है या 25 दिसंबर को मनाया जाना है, तब तो पहली बार उसी साल में मना लिया जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो बात? तो कहने का मतलब यही है कि अगर कभी मान लो भूल भी गए हम ये कहना, तो आप ये समझ लीजिएगा। ठीक है, अगली बार कि अगली साल पहली बार मनाया गया होगा। क्वेश्चंस दोनों टाइप से पूछे जाते हैं, शुरुआत कब हुई और पहली बार कब मनाया गया। चलिए, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो है विश्वनाथन आनंद। 1988 में ये ग्रैंड मास्टर बने थे, भारत के पहले बने थे। और इनको आगे चल करके 1991-92 में दोस्तों दिया गया भारत का पहला खेल रत्न पुरस्कार। पहले तो इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, और 2021 में इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया।
तो पहले प्राप्तकर्ता भी विश्वनाथन आनंद रहे। वैसे विश्वनाथन आनंद की एक पुस्तक आई है माइंड मास्टर। माइंड मास्टर आप याद रखना, इनकी ये पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है, बहुत ही फेमस है। अभी तक भारत में कितने ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं? अभी तक 82 से ज्यादा ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। देखो ग्रैंड मास्टर का मतलब ये है कि एक स्कोर करना होता है, 2500 पॉइंट स्कोर करना होता है। तो 2500 पॉइंट के ऊपर जो भी स्कोर कर लेता है खिलाड़ी, तो वो ग्रैंड मास्टर की उपाधि पा जाता है। तो भारत में ऐसे 82 से ज्यादा हो चुके हैं और ये संख्या बढ़ती रहती है। आगे बढ़ते हैं। अगला, अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिवस है, आज हम लोग रिवीजन करेंगे, कई दिन हो गए नहीं किए हैं। तो 1 जुलाई को देखो 4 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। एक तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया, नेशनल डॉक्टर्स डे। दूसरा जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है और इस बार 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी मनाया गया। इसके अलावा 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। 11 जुलाई को मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, 12 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा 12 जुलाई को ही नाबार्ड ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। 15 को युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस। 17 जुलाई विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया और अब 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस। ठीक है, आगे। हाल ही में पेरिस में पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक में अजीत सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों अभी पेरिस में पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप चल रहा था, पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप। तो इसमें कई सारे इवेंट हुए। अभी एथलेटिक है तो एथलेटिक्स में ट्रैक एंड फील्ड, रनिंग वगैरह ये सारे गेम इवेंट्स होते हैं। इसमें भाला फेंक भी होता है और डिस्कस थ्रो भी होता है और ये जो शॉर्ट फुट होता है वो भी होता है, लंबी कूद, ऊंची कूद, मतलब बहुत सारे इवेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो भाला फेंक वाले में अजीत नाम के एक खिलाड़ी ने, भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड जीत लिया है। वैसे भारत को टोटल तो 10 मेडल मिले हुए हैं। कितने मेडल भारत ने जीते? 10 मेडल जीते हैं, उनको भी हम लोग आज बात करेंगे अभी। तो फिलहाल यहाँ पर देखो अजीत सिंह क्लिंचेस गोल्ड मेडल। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, ये पैरा एथलीट की बात हो रही है, ठीक है ना? तो पैरा एथलीट की बात हो रही है, यानी कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे खिलाड़ी होंगे जो दिव्यांग होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा पैरा एथलीट पेरिस में आयोजित हुआ। अजीत ने 65.41 मीटर की दूरी तक भाला फेंका और रिंकू, ये भारतीय ये भी थे और ये सिल्वर पाए इसी सेम इवेंट में। 65.38 मीटर तक की दूरी तक इन्होंने थ्रो किया था। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा सर्वश्रेष्ठ थ्रो। तो सर्वश्रेष्ठ थ्रो का मतलब ये हुआ कि जब जो भाला फेंक के खिलाड़ी होते हैं, अगर आपको मालूम हो तो 5-5 बार मिलता है मौका, 5 बार या 6 बार मिलता है मौका। उसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहता है ना, उसे माना जाता है। मान लो कोई 3 बार फाउल कर दिया, चौथा बार उसका बेस्ट रहा, तो वो जो बेस्ट वाला रहता है वही जोड़ा जाता है। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो इन्होंने कौन सा किया था। ठीक है, चलिए तो फिलहाल भारत ने 10 पदक जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 कांस्य पदक हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष और ये राज्यों को लेकर के लिस्ट जारी करता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में टॉप पर है या किस पोजीशन पर है, कितना कौन एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इस बार देखो टॉप किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक इन सबको पीछे छोड़ते हुए टॉप किया है। यहां पर देखिए द हिंदू का आर्टिकल आपके सामने, तमिलनाडु टॉप्स नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022, ये 2022 के लिए जारी किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। गुजरात जो है ये आकर के चौथे स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है। यहाँ पर मैंने 2023 लिखा हुआ है, लेकिन समझिएगा 2022 के लिए ये जारी किया गया है। ठीक है, 2022 के लिए तीसरा संस्करण था ये। तमिलनाडु 80.89 अंक प्राप्त किया। सेकंड पर महाराष्ट्र रहा 78.20 अंक के साथ। कर्नाटक रहा 76.36 अंक के साथ और गुजरात चौथे पर रहा 73.22 अंक के साथ। केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों की अलग से लिस्ट निकाली जाती है। उसमें दोस्तों टॉप पर गोवा रहा है, सेकंड पर जम्मू एंड कश्मीर और थर्ड पर रहा है दिल्ली। और जिलों में बात किया जाता है कि कौन सा जिला जो है, केवल अगर जिलों की बात की जाए तो कौन सा जिला सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो याद रखना गुजरात का जामनगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुजरात का जामनगर आज के टाइम पर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है बाकी
देश के अन्य किसी भी जिले की अपेक्षा में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला जिला है। ठीक है, नीति आयोग के बारे में बात करें अगर, नीति का फुल फॉर्म दोस्तों बहुत पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों 2015 में की गई थी। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग जो है इसका गठन किया गया था। ये एक प्रकार से कह सकते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, और देखो इसकी स्थापना ना योजना आयोग के जगह पर किया गया था। योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग स्थापित किया गया था। योजना आयोग पहला चला करता था तो 5 वर्षीय योजना चला करती थी, मतलब 5-5 सालों के लिए। फिर उसको खत्म करके सुविधा नीति आयोग कर दिया गया। ये परमानेंट होगा, अनलिमिटेड टाइम के लिए होगा और ये अनलिमिटेड लक्ष्यों को लेकर के चलेगा। पहले जो होता था वो पंचवर्षीय योजना यानी 5 साल के लक्ष्यों को लेकर के चलती थी। नीति आयोग के सीईओ हैं बीबीआर सुब्रमण्यम। इसका अध्यक्ष जो होता है दोस्तों वो कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। सुमन के बेरी, ध्यान रखना, पूछा जाएगा। अगला, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट बनाया? तो दोस्तों अभी हाल ही में चाइना ने देखो मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट बनाया है। चाइना की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, उसने इसे बनाया हुआ है। चाइना ने यूएस, यूरोप, इंडिया इन सब को पीछे कर दिया है मीथेन पावर्ड रॉकेट में के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको स्पेस में लॉन्च किया है और अभी ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एसएसओ में ये लॉन्च करने की बात कर रहा है। अच्छा, एक चीज और देखो, ये मीथेन जो होगा, मीथेन लिक्विड मीथेन ऑक्सीजन रॉकेट कहा जा रहा है, यानी इसमें ऑक्सीजन की भी मात्रा होगी, लिक्विड मीथेन होगा। तो मीथेन से उड़ने वाला पहला ये रॉकेट है। चाइना की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है लैंड स्पेस। तो इसका नाम आपसे पूछा जाएगा। देखो ये है चाइना की प्राइवेट स्पेस एजेंसी। ऐसे ही अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी कौन सी है? बहुत सारी हैं वैसे, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है एलन मस्क वाली स्पेस एक्स। इसके अलावा दोस्तों द बोइंग कंपनी भी है, ये भी लॉन्च वगैरह करती है। और जेफ बेजोस की एक और आई हुई है ब्लू ओरिजिन करके, ये भी स्पेस एजेंसी है। ठीक है, ये अमेरिका की हो गई। भारत की अगर बात करें, इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया के प्राइवेट स्पेस एजेंसियों में आप देखो स्काई रूट जो है ये ज्यादा फेमस है। स्काई रूट हुआ, अग्निकुल एयरो स्पेस जो है, अग्निकुल एयरो स्पेस ये भी पॉपुलर हो रहा है। भारत अभी बहुत ही समझ लो छोटे लेवल पर है, लेकिन धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ेंगे। भारत के जो स्टार्टअप हैं ये भारत की प्राइवेट स्पेस हो गई। इसके अलावा इंग्लैंड में अगर बात करें, यूके में बात करें तो वन वेब है, वन वेब। ठीक है, हालांकि ये भारतीय ही मूल के जो एयरटेल के मालिक है सुनील भारती मित्तल, उनका ज्यादा शेयर है इसमें, लेकिन ये क्योंकि यूके बेस्ड ही है, वहीं पर सबसे ज्यादा सब कुछ है, मुख्यालय वगैरह, तो हम लोग इंग्लैंड का ही मानेंगे। इसके अलावा वर्जिन एयरलाइंस जो है, वर्जिन एयरोस्पेस जो है वो भी बनाए हुए हैं। ठीक है, एयरलाइंस है उनका, लेकिन वो एयरोस्पेस क्षेत्र में भी आ गए हैं, स्पेस वगैरह की यात्रा कराते हैं, तो वो भी यूके ब्रिटेन साइड में ही है समझिए। तो ये सभी कुछ प्राइवेट स्पेस एजेंसियां हैं। अब मुझे कमेंट करके इतने देशों का कम से कम जो गवर्नमेंट स्पेस एजेंसियां हैं उनको तो बता ही दो आप। चलो, जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इन्होंने लॉन्च किया है, जूके 2 नाम से था रॉकेट। अगला, किस राज्य में हरेला पर्व 2023 मनाया गया? तो हरेला पर्व दोस्तों ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला पर्व बहुत ही फेमस ये पर्व होता है और ये वहां पर दोस्तों रिप्रेजेंट करता है नई फसलों का, एक फसल जो चक्र होता है उसको, ये प्रकृति को लेकर के होता है। सुख, समृद्धि, शांति, पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, इन सब का प्रतीक माना जाता है हरेला पर्व। कल हम लोगों ने बात किया था हरेली, जो हरेली त्योहार है वो छत्तीसगढ़ में होता है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर देखो हरेला पर्व मनाया जाता है। हरेला हुआ, भिटौली हुआ, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख पर्व हैं। इसके अलावा जैसे फूलदेई त्योहार है, ये भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुमाऊं क्षेत्र में अक्सर मनाया जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बारे में देखो, देहरादून और गैरसैंण इसकी 2 राजधानियां हैं। देहरादून जो है ना ये इसकी है विंटर कैपिटल, और गैरसैंण जो है ये है समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी। उत्तराखंड अगर आप इंडिया के मैप में देखना चाहोगे, यहाँ पर है उत्तराखंड। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था सन 2000 में 9 नवंबर को। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तरांचल के रूप में अलग हुआ था और आगे चल करके 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। जब ये अलग हुआ था तब ये बना था भारत का 27वां राज्य, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, 13 जिलों को लेकर के ये अलग हुआ था। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह।
यहाँ पर झीलों की बात करें तो भीमताल, नैनी झील, सप्तऋषि कुंड, नैनीताल, सातताल, माताताल, राकसताल, ये सभी यहीं पर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका अब नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है क्योंकि रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी का पुराना नाम था दोस्तों हेली नेशनल पार्क, और यही भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, इसको घोषित किया गया था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी यहाँ पर हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी है यानी नेशनल पार्क। दर्रों में अगर बात करें तो माना, नीति, लिपुलेख ये प्रमुख दर्रे हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। छपेली, छोलिया, हारुल, गढ़वाली, कजरी ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। और महोत्सव में जैसे बताया मैंने, हरेला, भिटौली, फूलदेई ये प्रमुख महोत्सव हैं। ठीक है। राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी हिमालयी मोनल, और राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। अगला, किन देशों के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा बॉन्ड 2023 शुरू हुआ? तो दोस्तों अभी हाल ही में चीन, रूस और ईरान, इन 3 देशों के बीच में सुरक्षा बॉन्ड 2023 नाम से एक एक्सरसाइज आयोजित हुआ है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। देखिए यहाँ पर आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम का, चाइना एंड रसिया टू होल्ड ज्वाइंट नेवल ड्रिल्स। अब इसमें चाइना, रसिया तो यहाँ लिखा गया है, साथ ही साथ इसमें ईरान भी शामिल है। ठीक है ना, ईरान भी शामिल है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ओमान की खाड़ी में ये आयोजित होगा। ठीक है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है चीन, रूस और ईरान के बीच में, सुरक्षा बॉन्ड 2023। 18 दिनों तक जो अभी इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज चल रहा था, उसी का अंतिम चरण ये भी है। ठीक है, और ये समझ लो कि मध्य पूर्व क्षेत्र में सबसे बड़े समुद्री अभ्यास के रूप में ये हुआ है। अगला, अब यहाँ कुछ और प्रमुख अभ्यास जो हुए हैं पिछले महीनों में या पिछले 2-3 महीनों में, वो सारा मैंने कंपाइल करके यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसको रीडिंग लगा लीजिए। जैसे सुरक्षा बॉन्ड, ये तो अभी हुआ ओमान की खाड़ी में। नोमैडिक एलिफेंट, जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात किया था, भारत और मंगोलिया के बीच में। साल्वेक्स, ये भारत अमेरिका के बीच में हुआ। जिमेक्स, ये भारत जापान के बीच में विशाखापत्तनम में हुआ। अभ्यास रणविजय, भारतीय वायुसेना ने प्रयागराज में किया, इंपॉर्टेंट है। आग्नेयास्त्र 1, भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में किया। खान क्वेस्ट, ये मंगोलिया के बीच में होता है, और भारत और भी कई देश होते हैं। और एक्स एक्वेरियन, ये भारत मालदीव के बीच में हुआ, चौबटिया उत्तराखंड में। समुद्री साझेदारी अभ्यास, ये भारत, फ्रांस, यूएई ने किया। एक था भारत मालदीव, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, बुलंद भारत भारतीय सेना का अरुणाचल प्रदेश में ये था, ये इंपॉर्टेंट है। AIME यानी आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये सिंगापुर में हुआ। अजय वॉरियर, भारत और ब्रिटेन के बीच में यूके में हुआ। अगला, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे IFSCA बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किया? तो दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रमोद राव जी को IFSCA बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्रमोद राव कौन है? ये सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वर्तमान में। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसके ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनको अभी IFSCA बोर्ड में एक मेंबर के रूप में शामिल किया गया है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। IFSCA क्या है? IFSCA मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, यानी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। ठीक है, तो इसमें ये सदस्य के रूप में रहेंगे। ये सुजीत प्रसाद की जगह पर आए हुए हैं, इससे पहले वो थे, और वो भी सेबी के ही कार्यकारी डायरेक्टर या कहे कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको तो याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे। गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है ना, गिफ्ट सिटी जो एक प्रकार से बनाई गई है बहुत ही आइडियल के लिए, आइडियल केस में गिफ्ट सिटी बनाई जा रही है, आप जान ही रहे हो। ये भारत का पहला और एकमात्र परिचालन IFSC है। ठीक है, यहाँ पर ये एकमात्र ऐसा शहर है भारत का जहां पर IFSC का परिचालन हो रहा है। क्लियर है? चलिए सेबी के बारे में बात कर लेते हैं। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना 1988 में हुई थी। हालांकि ये एक स्थायी बॉडी के रूप में 1992 में आया। 1992 में इसको असली पावर मिला। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच, इनका नाम याद रखिएगा। अगला, जुलाई 2023 में जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 के तहत समझ लो एक प्रकार से आतंकियों को मारा जा रहा है ढूंढ करके। कहां पर? जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में, जैसे पुंछ वगैरह हो गया। ठीक है, तो वहां पर इससे पहले भारतीय सेना ने शुरू किया था ऑपरेशन ऑल आउट, वो तो काफी दिन तक चला, अभी भी चल ही रहा है ऑपरेशन ऑल आउट। इसमें यही होता है कि ढूंढ करके आतंकियों को ऑल आउट करो। ठीक है, तो यहाँ पर भी कश्मीर के पुंछ सेक्टर में, पुंछ जिले में
आप आतंकियों को, जो छिपे हुए आतंकी हैं, आतंकी घटनाएं करने वाले हैं या उसमें लिप्त हो रहे हैं, उनको ढूंढ ढूंढ करके न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। तो इसके लिए सेना ने ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 शुरू किया है। क्लियर है। और यहाँ पर देखो बताया जा रहा है 4 मिलिटेंट मार भी दिए गए हैं, किल भी कर दिए गए हैं। क्लियर। तो बाकी सारी डिटेल यहाँ पर मैंने लिख रखी है। आगे, अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी यानी ADEX की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये होने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और डिफेंस, एक प्रकार से एक्सपो। तो डिफेंस एक्सपो दुनिया का सबसे बड़ा, ये दक्षिण कोरिया आयोजित करेगा और अक्टूबर में करेगा, अक्टूबर 2023 में। आप देखते हो डिफेंस एक्सपो भारत भी आयोजित करता है। ठीक है। यहाँ पर देखो दक्षिण कोरिया जो करेगा, साउथ कोरिया जो करेगा, वो अपनी राजधानी सियोल में करेगा 17 अक्टूबर को। ADEX यानी इंटरनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन, इसमें 35 देशों की 550 कंपनियां शामिल होंगी। ठीक है। और अब तक का सबसे बड़ा ये डिफेंस एक्सपो होने वाला है। अच्छा, भारत में कहां कहां पर कब कब हुआ डिफेंस एक्सपो? तो देखो भारत में 2020 में हुआ था, 2020 में हुआ था लखनऊ में। फिर 2022 वाला हुआ गांधीनगर यानी कि गुजरात में। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य ओमान चांडी का निधन हो गया? तो दोस्तों ओमान चांडी ये थे केरल के पूर्व सीएम, 2 बार के सीएम रहे और इनका अभी निधन हो गया है। कैंसर से ये पीड़ित थे, 2019 से इनका इलाज चल रहा था और अभी इनका निधन हो गया है। तो ओमान चांडी ये केरल के बहुत ही फेमस, बहुत ही लोकप्रिय राजनीतिक नेता थे। 2011 से 2016 तक एक बार सीएम रहे, उससे पहले 2004 से 2006 तक ये सीएम रहे थे केरल के। तो कैंसर हो गया था, कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया। ये दोस्तों काफी लंबे समय तक ये विधायक रहे हैं और ऑलमोस्ट सबसे लंबे समय तक विधायक रहने वाले भी यही हैं। 1970 से अपनी मृत्यु तक, सोचो 30 साल उधर और 20-22 साल इधर, ये अभी तक विधायक थे अपनी पुथुपल्ली विधानसभा से। ठीक है। तो 50 साल से अधिक हो गया, मामूली बात नहीं है, बहुत लंबा, समझ लो सबसे लंबा समय तक का विधायक यही रहे। ठीक है। तो इनका निधन हो गया है। अब ये क्वेश्चन था आखिरी, आज का टॉप 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। केरल के बारे में आप देख लो, बेसिक डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। और हम लोग बात करेंगे अब रिवीजन की। रिवीजन आपका कराया जा रहा है दोस्तों, डेली 20 क्वेश्चंस आपके रिवाइज कराए जाते हैं। हम लोग मई मंथ में कर रहे हैं, शुरुआत किए थे जनवरी से और आज देखो मई मंथ तक पहुंचे हैं, 64वां आज दिन है। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। मई मंथ में ये वाला अगर वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने पूरा का पूरा ऑपरेशन भी आपको बताया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश KV विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा को नियुक्त किया था। फीफा विश्व कप 2026 के ऑफिशियल ब्रांड का अनावरण लॉस एंजल्स USA में किया गया। फीफा विश्व कप 2026 दोस्तों वैसे आपको बता दें कि ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? USA, कनाडा और मैक्सिको में। मई 2023 में G7 और क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देशों की यात्रा पर गए हुए थे। और साउथ एशियन यूथ TT चैंपियनशिप यानी टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने 16 मेडल जीते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2024 में इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 6.7% से बढ़ेगी। ICC पुरुष वनडे बैटिंग रैंकिंग में शीर्ष पर बाबर आजम आ गए हैं और ये सबसे कम मैचों में 5000 रन बनाने वाले, या कहें कि सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने थे। अभी RBI ने अभी 2000 के रुपए के नोटों को वापस लेने का फैसला किया है। सितंबर तक डेडलाइन है, सितंबर 2023 तक 2000 के नोट जिनके पास है वो जमा कर दें। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। PM मोदी ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और अभी केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष रवनीत कौर को नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक रस्किन बॉन्ड ने लिखी है और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत द्वारा रक्षा क्षेत्र में 1 लाख करोड़ का प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। हाल ही में चिली देश के ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ का मान्यता दिया गया है। ग्रेट ग्रैंडफादर ये ट्री है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने UBS ग्रुप के साथ क्रेडिट स्विस के विलय को मंजूरी दे दी है।
32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन ये सऊदी अरेबिया में आयोजित किया गया। दिग्गज व्यापारी एसपी हिंदुजा का निधन हो गया है। ये हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष थे। और अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने महिला कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की हुई है। क्लियर है बिल्कुल। तो देखो ये रिवीजन आपने कर लिया। और लास्ट डे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लीजिए। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला था? इनको 1990 में मिला था। ये साउथ अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से प्रेसिडेंट बने थे। टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है अनिल कुंबले के नाम पर है। दूसरे स्थान पर आ गए हैं रविचंद्रन अश्विन। आज आपको क्या बताना है? आज देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम जो है विंबलडन ओपन, इसके ये किस प्रकार के कोर्ट पर यानी किस प्रकार के मैदान पर खेला जाता है बताइएगा जरूर। साथ ही साथ बाकी के जो ग्रैंड स्लैम है वो किस किस मैदान पर खेले जाते हैं ये भी बताइएगा। महारत्न कंपनी सेल को 2021 के लिए किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड मिला है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। और एक बार फिर से थैंक यू सो मच आप सभी का इतना विश्वास और इतना भरोसा जताने के लिए एमजेटी एजुकेशन पर। एमजेटी एजुकेशन इज ऑलवेज विद यू। जब भी कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप जरूर करना, कॉल मत करना, उठाऊंगा नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।